केंद्र सरकार हर जरूरतमंद कोविड मरीज और अस्पताल तक ऑक्सीजन आपूर्ति करने का युद्ध स्तर पर कर रही है प्रयास। इसके लिए विदेशों से सैकड़ों टन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किए जा रहे हैं आयात। देश में कोरोना टीकाकरण तेजी से जारी। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 15 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके। 60 साल से ऊपर के 5 करोड़ से अधिक लोगों को दी जा चुकी है पहली खुराक। प्रदेश के 17 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में मतदान जारी। सभी जिलों में सुरक्षा के व्यापक किए गए हैं इंतजाम। कोविड प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। और प्रदेश में गेहूं खरीद में देखी जा रही है तेजी। सरकार ने गेहूं खरीद के लिए जिलों के लक्ष्य को किया समाप्त। अब कोई भी किसान कितना भी गेहूं बेच सकता है। खरीद केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है गेहूं की खरीद। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना काल की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर अस्पताल में और हर जरूरतमंद कोविड मरीज तक पहुंचाने के लिए देश विदेश से पुरजोर कोशिश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेल अब तक 510 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश तक पहुंचा चुकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि पीएम केयर्स कोष से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे जाएं। साथ ही इसी फंड से 500 नए पीएसए प्लांट स्थापित किए जाएं। डीआरडीओ भी पीएम केयर्स फंड से 3 महीने के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रहा है, जिसमें लड़ाकू विमान तेजस के लिए विकसित की गई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की विनाशकारी दूसरी लहर से निपटने के लिए ब्रिटेन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खेप आज भारत पहुंच गई है। ब्रिटेन ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो भारत का हर संभव मदद करने के लिए और ऑक्सीजन उपकरण भेजेगा। इससे पहले ब्रिटेन ने भारत को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप भी मुहैया कराई थी। We are also providing 3 mobile oxygen factories, each of which can provide or produce 1,500 litres of oxygen per minute, and that will help support India in its fight against coronavirus. We're responding to what India has asked for. I know our Prime Minister and the Indian Prime Minister will be speaking in the next few days, and we will continue to liaise with India to find out what they need and what we can do to provide ongoing support as they fight this terrible disease. देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 15 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके दिए जा चुके हैं। अभी तक 15 करोड़ 20,648 लोगों को टीके लगाए गए हैं। 93 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी पहली खुराक और 61 लाख से अधिक ने टीके की दूसरी खुराक ले ली है। 1 करोड़ 23 लाख से अधिक फ्रंटलाइन कर्मियों को पहला और लगभग 66 लाख को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 45 से 60 वर्ष की आयु के 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31 लाख से अधिक लोगों ने दूसरी खुराक ले ली है। 60 साल से ऊपर के 5 करोड़ से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है, जबकि 98 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। कल 21,93,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। इनमें से करीब 12 लाख लाभार्थियों को पहली खुराक और 8 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। कोरोना के तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के कोविड टीकाकरण का पंजीकरण कल शाम 4 बजे से शुरू हो गया। ऐसे लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से टीका लगाया जाएगा। सभी योग्य व्यक्ति कोविन पोर्टल, cowin.gov.in, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अपने वेब ब्राउजर में इस URL को डालें selfregistration.cowin.gov.in। अब अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और OTP नंबर जनरेट करें। अब आपको अपने फोन पर SMS के जरिए 6 अंकों का OTP नंबर मिलेगा। अब अपने मोबाइल पर मिला 6 नंबर वाला OTP डालें। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने वेलकम स्क्रीन खुल जाएगी। अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद जरूरत पड़ने पर आप उसी नंबर पर 3 और सदस्यों को रजिस्टर कर सकते हैं। इससे रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी।
इस स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन मेन्यू से उस फोटो आईडी प्रूफ के प्रकार का चयन करें जिसका इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें कि जब आप टीका लगवाने जाएंगे उस समय आपकी फोटो आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से फोटो आईडी प्रूफ के प्रकार का चयन करने के बाद नीचे दिए गए फील्ड में अपनी चुनी हुई आईडी का नंबर डालें। आपने जन्म का जो भी वर्ष डाला है, अगर उसके अनुसार आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, तो टीके का लाभार्थी बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए रजिस्टर करें बटन पर क्लिक करें। इससे आपकी स्क्रीन पर इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपके सामने अकाउंट डिटेल्स डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपको यहाँ दिखेगा कि आपको एक लाभार्थी के तौर पर ऐड कर लिया गया है। अगर आप अपने परिवार के अधिक सदस्यों को ऐड करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर ऐड मेंबर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा सदस्यों की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उनके नाम के आगे दिए गए स्केड्यूल बटन पर क्लिक करें और फिर स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करें। कृपया ध्यान दें कि एक से ज्यादा सदस्यों की दूसरी खुराक की अपॉइंटमेंट के लिए टीके का चयन और उसकी पहली खुराक का चयन सभी सदस्यों के लिए एक जैसा होना चाहिए। स्केड्यूल नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पर आप अपना पिन कोड डालकर और सर्च पर क्लिक करके अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जिले के अनुसार भी टीकाकरण केंद्र के बारे में पता लगा सकते हैं। इससे आपको अपने जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में टीकाकरण केंद्रों की सभी जानकारी भी दी जाएगी, जैसे टीकाकरण केंद्र का पिन कोड, टीकाकरण केंद्र में न्यूनतम आयु की अनुमति, टीके का नाम और टीका लगवाने की लागत अगर ये कोई प्राइवेट टीकाकरण केंद्र है। हर रोज के हिसाब से वर्तमान में उपलब्ध टीकाकरण स्लॉट की संख्या। कृपया ध्यान दें कि जिस टीकाकरण केंद्र में आपकी उम्र के लोगों को टीका लगाने की सुविधा नहीं है, उस केंद्र के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएंगे। जब आपको अपनी पसंद के दिन और पसंद के वैक्सीन के साथ अपनी पसंद का ऐसा टीकाकरण केंद्र मिल जाता है जहां टीका लगवाने के स्लॉट उपलब्ध है, तो उस चुने गए टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध सीटों की बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने टाइम स्लॉट चुनने की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ आप टीका लगवाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार अपॉइंटमेंट का समय चुन सकते हैं। टीका लगवाने का टाइम स्लॉट चुन लेने के बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अगर आप टीका लगवाने की अपनी किसी अपॉइंटमेंट में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं, तो आप सदस्य के नाम के आगे दिए गए रीस्केड्यूल फिर से अपॉइंटमेंट बुक करें बटन पर क्लिक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बदल सकते हैं। अगर आप टीके की पहली खुराक ले चुके हैं, तो आपके अकाउंट डिटेल डैशबोर्ड पर अपने नाम के आगे आपको ये दिख जाएगा कि आप किस तारीख के बाद से टीके की दूसरी खुराक ले सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स के आगे दिए गए सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक करके टीका लगवाने का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक टीके की एक ही खुराक ली है, तो आप टीका लगवाने का प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको टीके की दोनों खुराक मिल चुकी है, तो आप टीका लगवाने का फाइनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,79,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,69,507 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 30,84,814 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 3,645 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.11% हो गया है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,04,832 हो गया है। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टेस्टिंग के क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 28,44,71,000 से अधिक सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,68,190 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से देश और प्रदेश जंग लड़ रहे हैं। विदेशों से जीवन रक्षक औषधियों के अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एवं वेंटिलेटर आ रहे हैं, जबकि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 67 वेंटिलेटर स्टोर में बिना इस्तेमाल के पड़ी हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने कई माह पूर्व फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से 114 वेंटिलेटर भेजे थे। इसमें से 47 वेंटिलेटर को फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर स्थित 100 शैय्याओं के कोविड आइसोलेशन ब्लॉक में स्थापित कर दिया गया था, जबकि शेष 67 वेंटिलेटर मशीनें अस्पताल के स्टोर रूम में धूल फांक रही हैं। कारण यह है कि इन सभी को संचालन के पर्याप्त संसाधन स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इस बारे में सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा का कहना है कि उन्होंने शासन को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है कि कुछ वेंटिलेटर सरकार वापस लेकर कहीं ट्रांसफर करा दे। कोरोना महामारी के समय प्रदेश भर में वेंटिलेटर की अति आवश्यकता है। शासन इन्हें दूसरी जगह स्थापित करा दे तो सैकड़ों जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। हमारे यहाँ कोविड ब्लॉक में, इधर सारी में, एमआईसीयू में और आवश्यकता पड़ने पर एनसीपी में या 4 नंबर में जहाँ जरूरत पड़ती है हम लगा देते हैं। और अभी चल भी रहे हैं, अभी आप आवाज़ भी सुन रहे हो, अंदर से आ रही है आवाज़। तो उसके बाद भी वेंटिलेटर हमसे ज़्यादा आ गए, तादाद से ज़्यादा हैं। तो हमने शासन को लिख दिया है, चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से शासन को लिख दिया गया है कि हमारे पास अतिरिक्त हैं। अगर किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में आपको देने की जरूरत हो तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाएं। तो वो जब भी शासन के पास संज्ञान में कोई ऐसा जगह आएगा जहाँ कोई मांगेगा, हॉस्पिटल में या चिकित्सा संस्थान के लिए हमें और चाहिए सरकारी, गैर सरकारी नहीं, तो वो वहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इस समय हमारे पास तो पहले भी 80 थे और तो हमारे काफ़ी ऊपर भी चले गए हैं। और जैसे एमआईसीयू वगैरह में जरूरत है, एसआईसीयू में जरूरत है, तो वहाँ भी भेजे जा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जो भी जैसी कंडीशन होती जा रही है हम ऊपर भिजवाते हैं। श्रावस्ती जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता की बहुत जरूरत है। इसी को लेकर श्रावस्ती जनपद का टीबी चैंपियन गांव-गांव जाकर लोगों को मास्क वितरित करके कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के नासिरगंज बाजार के रहने वाले हैं टीबी चैंपियन साबिर हुसैन। इन दिनों कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हम टीबी जैसी भयंकर बीमारी से जीत सकते हैं तो कोरोना जैसी अछूती बीमारी से आखिर क्यों नहीं। इसके लिए हमें सबसे ज्यादा कोविड नियमों का पालन करना होगा, साथ ही साथ चेहरे पर मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर से ख्याल रखना होगा। इसी के चलते वो लोगों को मास्क भी दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि मास्क के बिना सड़कों पर घूमना यानी कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना है। कोरोना के लिए जागरूक कर रहे हैं कि जैसे टीबी को हरा के हम टीबी चैंपियन बने हैं, उसे कोरोना भी हारेगा और देश जीतेगा। लोग जागरूक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। यही हम गांव-गांव जाके यह लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 17 जिलों के 2 करोड़ 98 लाख से अधिक मतदाता भाग ले सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। मतदाता मास्क लगाएंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। मतदान केंद्र पर प्रत्येक 6 फीट की दूरी पर एक गोला बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ कोरोना के सभी नियमों का पालन कराने के लिए सभी मतदान कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम नवनीत चहल और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का प्रयोग करने की अपील की। एसएसपी ने बताया है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। शांति व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी अपना मतदान कर देने आए हैं। तो देख रही हूँ मैं काफ़ी डिस्टेंस, मतलब 2 गज की दूरी में भी खड़े हैं लोग और उत्साहित हैं और सबने मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहती हूँ जो अच्छा हो गांव के लिए, समाज के लिए
और वो कुछ करे अपने। बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ये प्रशासन ने वो कर रखा है। मास्क लगाइए, अपने आराम से वोट करें। जनपद भर में सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरे जनपद भर में हो रहा है। पूरे जनपद को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। 121 सेक्टर्स और 19 जोन्स के सभी अधिकारीगण लगातार भ्रमणशील रहकर और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगाए गए हैं, जिनके द्वारा भी लगातार भ्रमण कर इंश्योर किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण मतदान हो। जो अति संवेदनशील प्लस हमारे मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर वीडियो कैमरा की व्यवस्था कराई गई है और संवेदनशीलता के हिसाब से ही विभिन्न जगहों पर पुलिस बल की भी पर्याप्त रूप से तैनाती की गई है। बहराइच में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह से शुरू हो गया है। तेज धूप के बावजूद सुबह से ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बुजुर्ग, दिव्यांग और पहली बार मतदाता बने युवाओं में भी अपने प्रतिनिधि चुनने की उमंग देखी जा रही है। बहराइच जिले में 3,865 बूथों पर मतदान जारी है, जिसमें ग्राम प्रधान पद के 7,110, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 7,556, ग्राम पंचायत सदस्य के 5,028 और जिला पंचायत सदस्य के 225 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 25,01,251 मतदाता कर रहे हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जनपद में 32 जोनल मजिस्ट्रेट व 262 सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी रखे हुए हैं। मेरा प्रधान ऐसा हो कि अच्छी विकास हो, सड़क बन जाए और कोई दुख दर्द में कोई प्रधान काम आए, हम ऐसा जो है अपना मतदान देने आए। पहली बार वोट डाल रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने हिसाब से प्रधान और बीटीसी का चुनाव करूँगा, तो बहुत खुशी हो रही है। वोट भी काफ़ी अच्छे से पड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार वोट डाल रहा हूँ, जैसे कि मुझे बहुत प्रसन्नता है वोट डालते हुए कि अपना प्रधान प्रतिनिधि चुनते हुए बहुत ही मैं प्रसन्न। कौशाम्बी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण में जिले के 8 विकासखंड के 446 ग्राम पंचायतों में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रत्याशियों की मौत के बाद स्थगित कर दिया गया है। मतदान स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। 561 मतदान केंद्र पर 1,737 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिन पर 10,46,695 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिले में ग्राम प्रधान 4,308 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 3,340 ग्राम सदस्य, 2,945 जिला पंचायत सदस्य के 514 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। शांतिपूर्ण मतदान हेतु जिले को 95 सेक्टर 8 जोन में बांटा गया है, जिनमें जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। आशा है कि पूरा चुनाव हम लोग सफल संपन्न कराएंगे। हापुड़ जनपद में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान किया जा रहा है। जनपद में आज कोविड-19 के नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए वोटिंग कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने गांव के विकास के लिए आज मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए जनपद में हर पोलिंग बूथ पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जनपद के धौलाना में भी युवाओं में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं युवाओं ने लोगों से भारी संख्या में वोटिंग करने की अपील की। फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हूँ और मैं इस बार चाहूँगी कि मैं अपने एक ऐसे प्रधान, ऐसे एक आदमी को वोट दूँ जो गांव का विकास करे, जो प्रधानी में बहुत कुछ ऐसा करे जो गांव के लिए बहुत अच्छा हो, गांव को विकसित करे और गांव को तरक्की की तरफ लेके जाए। जनपद बलरामपुर में गेहूं खरीद में तेजी देखी जा रही है। जनपद में गत वर्ष जहां गेहूं के 44 केंद्र थे, वहीं इस बार 54 केंद्र बनाकर गेहूं की खरीद की जा रही है। जिले में 1,026 किसानों से अब तक 5,920 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो गत वर्ष की खरीद से 8 गुना ज्यादा है। किसानों का भुगतान 48 घंटों के अंदर उनके खाते में पहुंचने से किसान भी सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए उत्साहित देखे जा रहे हैं। क्रय केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। आने वाले किसानों का थर्मल स्क्रीनिंग कर उनकी ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जाता है। किसानों ने बताया कि टोकन सिस्टम से गेहूं खरीदा जा रहा है और ये सरकार की बहुत ही अच्छी तथा पारदर्शी व्यवस्था है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि शासन द्वारा कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। जितने भी किसान आएंगे सबका गेहूं खरीदा जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार शासन ने सभी किसानों के गांव की संबद्धता खत्म करते हुए अपने नजदीकी सरकारी क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने की सुविधा प्रदान की है। हम मझौवा से लाए हैं गेहूँ और हमारा सुविधा बहुत बढ़िया है। तौल भी समय से हो जाते, पैसा भी समय से मिल जाते और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सरकारी गल्ला समिति में गल्ला बेचने को आया और यहाँ सुविधा सब सारी है, सैनिटाइजर है, पानी है, कुल सुविधा मतलब मिल गया और गेहूँ भी तौल गया। अपना गेहूँ बेचे, उसमें आए तो क्या देखा कि यहाँ पे कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कोई यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए, जितनी सुविधाएं सब हैं। ऐसा नहीं कि कोई सुविधा ना हो। यहाँ पे भुगतान के लिए ऐसा हुआ कि जैसे हम बेचे उसके तीसरे दिन अपने अकाउंट में पैसा भी आ गया। इसलिए ये है कि जो सरकार की नीति है वो बहुत अच्छी है और ऐसे ही होना चाहिए पूरे प्रदेश में। बनाए गए हैं जिलाधिकारी महोदया द्वारा। गत वर्ष 44 क्रय केंद्र थे तो 10 क्रय केंद्र ज़्यादा बनाए गए हैं किसानों की सुविधा के दृष्टिगत। लक्ष्य सरकार द्वारा कोई नहीं दिया गया है। कहा गया है कि कोई भी किसान गेहूं लेकर आएगा, सबका गेहूं खरीदा जाएगा। अभी तक 5920 MT की खरीद की जा चुकी है 1026 किसानों से। गोंडा जनपद में भी इस बार सरकार ने किसानों से गेहूं खरीद के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। 1 अप्रैल से शुरू गेहूं खरीद के लिए 117 क्रय केंद्र पर सरकारी रेट 1975 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद की जा रही है। अब तक 2276 किसानों से 14299 मीट्रिक टन खरीद की जा चुकी है। नवीन गल्ला मंडी में विभिन्न केंद्रों पर गेहूं विक्रय करने आए किसानों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिले समय पर गेहूं बेचने आए हैं। पैसे भी 24 से 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन खाते में आ जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की ये व्यवस्था अच्छी है। डिप्टी RMO प्रज्ञा मिश्रा ने बताया कि इस बार सरकार ने लक्ष्य समाप्त कर दिया है और किसान अपने सुविधा अनुसार किसी भी केंद्र पर अपना गेहूं बेच सकते हैं, जिसका भुगतान 24 से 72 घंटे में किसानों के खाते में पहुंच जाएगा। गेहूँ हमारे तौला जाते भैया और सबसे धन्यवाद सरकार के और जिला प्रशासन के। गेहूँ हमारे तौलिगा है, हमें पैसा भी मिल जाये। 20 कुंटल गेहूँ हमारे तौलिगा है। मैंने अपना 30 कुंटल गेहूँ बेचा है और मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं सरकार को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टाइम से मुझे पैसा मिल जाएगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारा अनिल कुमार नाम है, माधोपुर से आए हैं और यहाँ पे गेहूँ बेचने के लिए लेके आए हैं। ऑनलाइन कराया था, ऑनलाइन के बाद में मुझे कागज़ मिल गया, फिर टाइम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे टाइम मिला तो लेके आए बेचने के लिए और गेहूँ हमारा तौल गया है, कोई असुविधा नहीं हुई है। इस बार राज्य सरकार ने इसको लक्ष्य विहीन कर दिया है, मतलब जितने भी किसान आएंगे उन सभी किसानों से खरीद की जाएगी। हमारे जनपद गोंडा में 117 गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें अब तक 2276 किसानों से 14,299 MT की खरीद हो चुकी है। जनपद फतेहपुर का भी जंग आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान था। जंग आज़ादी में भारत मां के अनेक सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं जनपद फतेहपुर में भी ठाकुर जोधा सिंह आटैया ने भी अंग्रेजी शासन से लोहा लिया था। 28 अप्रैल 1858 को जोधा सिंह आटैया और उनके 51 साथियों को फतेहपुर में इमली के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। जनपद का गौरव कहा जाने वाला ये स्थल अंग्रेजी शासन की क्रूरता और स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर क्रांतिकारियों के त्याग की जीती जागती कहानी कहता है। उप जिलाधिकारी खागा प्रहलाद सिंह ने बताया कि ये स्थल जनपद फतेहपुर का गौरव है और हम सब इस पर गर्व करते हैं। हमारे जनपद फतेहपुर के गौरव अमर शहीद ठाकुर जोधा सिंह आटैया साहब और इनके 51 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा आज ही के दिन 28 अप्रैल 1858 को ये स्थान जो आप देख रहे होंगे वृद्ध पड़ा इमली का पेड़ है, इस इमली के पेड़ पर फांसी पे लटका करके मार दिया गया था। आज के दिन ठाकुर जोधा सिंह आटैया साहब को और अपने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। क्योंकि महामारी कोरोना चल रहा है,
लॉकडाउन है, लोगों को बाहर अपने घरों से निकलना मना है, तो हमने लोगों से अपील भी किया है कि वे अपने अपने घरों पर ठाकुर जोधा सिंह अटैया साहब को अपने तरीके से सम्मान प्रदर्शित करें, श्रद्धांजलि समर्पित दें। जनपद का गौरव है और इसको हम एक उपलक्ष्य के तौर पे मानते हैं कि यहाँ पर श्रीमान जोधा सिंह अटैया, अमर शहीद जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथियों ने जो हमारे देश के लिए, जो हमारे भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए जो बलिदान दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत उनके लिए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक के आयोजनकर्ताओं ने खेलों के दौरान कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कल कड़े उपायों की घोषणा की। उनमें खिलाड़ियों का रोजाना कोविड परीक्षण की योजना भी शामिल है। ओलंपिक खेल शुरू होने में मात्र 3 महीने का समय बचा है और जापान में टीकाकरण अभियान धीमी गति से चल रहा है। इस वजह से खेलों के आयोजन के बारे में चिंताएं उठनी शुरू हो गई हैं। टोक्यो 2020 के आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आयोजक जहां तक संभव हो सके बड़ी संख्या में दर्शकों को खेलों को देखने की अनुमति देना चाहते हैं और वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय करने को तैयार हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के चलते सामने आए विभिन्न मुद्दों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान और नारायणा हेल्थ के चेयरमैन डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने विचार विमर्श किया है। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने कहा कि जब भी मरीज में कोरोना के कोई लक्षण दिखें तो उसे तुरंत अपनी कोविड जांच करानी चाहिए। डॉक्टर त्रेहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो वो हड़बड़ी में अस्पताल का रुख न करे, बल्कि डॉक्टर की राय पर ही उसे अस्पताल जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम ऑक्सीजन थोड़े अंतराल पर लेते रहते हैं। आपके शरीर में ऑक्सीजन के सैचुरेशन स्तर ठीक है, लेकिन आपने खाना खाया है और सोचा कि थोड़ा ऑक्सीजन ले लूं, जिससे कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सही बना रहेगा और मैं अच्छा महसूस करूंगा। इस तरह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल एक तरह से ऑक्सीजन की एक बर्बादी है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि यह आपको मदद करता है। बहुत सारे मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर को घर पर ही रखे हुए हैं और हर घंटे और 2 घंटे के अंतराल पर लेते रहते हैं, जो खुद के लिए भी बहुत हानिकारक है और इससे जरूरतमंद को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जिन लोगों के ऑक्सीजन स्तर 93-94 है और उन्हें उच्च स्तर के ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑक्सीजन स्तर को 99 पर बनाए रखने के लिए इसे लेते हैं, यह लाभदायक नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन का उचित इस्तेमाल आवश्यक है। अगर आपके ऑक्सीजन का स्तर 94 है तो आपको निगरानी में रखने की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की नहीं। स्वस्थ लोगों के खून में ऑक्सीजन की उचित मात्रा मौजूद होती है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार लोगों को उच्च ऑक्सीजन स्तर बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है। अगर आपका ऑक्सीजन का स्तर 90 से 92 है तो विचलित न हो, अपने चिकित्सक से संपर्क करें। बस आपको निगरानी की जरूरत है और उच्च स्तर से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर सामूहिक रूप से मिलकर काम करें और रेमडेसिवियर और ऑक्सीजन का उचित प्रयोग करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। ऑक्सीजन की जरूरत और आपूर्ति में पर्याप्त संतुलन है। अगर आप अचानक से ऑक्सीजन की जमाखोरी और अनावश्यक प्रयोग करते हैं तो स्वाभाविक है कि इसकी कमी होगी। ये समस्या स्वनिर्मित है। मेरी लोगों से अपील है कि अगर जरूरत नहीं है तो ऑक्सीजन न लें। इससे उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिन्हें इसकी वास्तविक जरूरत है। When it is not required, taking oxygen just for the fun of it is denying oxygen to someone who may actually need it and whose life could be saved. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।